there will be 3 addresses. The first address will be by Satish Marathe. I request Sri Satish Marathe to have a introductory address. मैं सतीश मराठे जी को प्रार्थना करता हूं कि कृपया प्रस्तावना भाषण प्रारंभ करें. डॉक्टर श्री मराठे. नमस्ते. नमस्ते. आदरणीय सुरेश जी प्रभु, हमारे सहकारिता के एक आइकॉन जिनको हम कहते हैं, वैसे हमारे डॉक्टर अवस्थी जी, पूरे देश में फैले हुए सहकार भारती के कार्यकर्ता, विविध संस्थाओं चलाने वाले हमारे सहकारी बंधु और बहनों, नमस्कार. पोस्ट कोविड-19 is going to be a different world. हम जिस पद्धति से अपना कामकाज चलाते थे, the way we work is undergoing a fundamental change. और ये चेंज अपने देश के दृष्टि से, कोऑपरेटिव सेक्टर के दृष्टि से पिछले कुछ हफ्तों से हम सब कार्यकर्ता एक दूसरे से विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. And what could be the line of action, what could be the initiatives that Sahakar Bharati and the cooperative sector should undertake as we go ahead. के बारे में आज के इस वेबिनार में तो मार्गदर्शन प्राप्त होगा. सहकार भारती के हमारा जो छोटा सा एक स्टडी ग्रुप है जो विविध विषयों पर लगातार इनफॉर्मली एक अध्ययन करते रहता है, तो ऐसे हमारे ग्रुप से बात करते समय 3 चीज़ों का मैं उल्लेख आपके सामने करना चाहूँगा. We'll have more detailed discussion in the National Executive Committee and the Organizing Committee of the Sahakar Bharati. When the situation becomes normal, we are able to travel and meet all of us. But till such time, we will continue our discussions and our deliberations through video conferencing. मैं आपके सामने 3 क्षेत्रों के बारे में जहां सहकारिता के कार्यकर्ताओं ने विशेष लक्ष्य दे प्रयास करे ऐसा लगता है, ऐसे 3 विषयों के ऊपर हम सब लोग विचार कर रहे हैं. पहला है कि जितनी अपना देश की भौगोलिकता को देखते हुए लगभग 700 जिले हैं, 6.5 लाख से अधिक अपने देश में छोटे और बड़े ग्राम हैं और देश के विकास में फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत महत्व की भूमिका रखता है. और हमने विविध देशों का जब अध्ययन किया, जानकारी ली, तब ध्यान में आया कि जिस देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत बड़ी मात्रा में सफल हुआ है, ऐसे सभी देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ ये संभव हुआ है. मानता हूँ कि आने वाले दिनों में, आज मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की दृष्टि से टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की, और इसीलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि इस विषय के बारे में हम थोड़ा अधिक सब लोग एकत्रित मिलकर प्रयास करें. अपने देश में हेल्दी, वायबल एंड फेयरली एक्टिव ऑपरेटिव ऐसी लगभग 65,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं. अपने देश में लगभग 1,40,000 प्राइमरी मिल्क सोसाइटीज हैं जो अब धीरे धीरे मल्टीपर्पज भी होने जा रही हैं. These are all active and vibrant society.
और तीसरी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव की संख्या है जिनको क्रेडिट सोसाइटीज के रूप में देखते हैं। ऑल द थ्री कोऑपरेटिव्स, पैक्स, प्राइमरी मिल्क सोसाइटीज एंड क्रेडिट सोसाइटीज तो है ही, दे आर एंगेज इन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज। इस गति से अपने देश में ऑप्टिक फाइबर का नेटवर्क बढ़ा है, ग्रामों तक हम इंटरनेट पहुंचा पाए हैं, तो मैं मानता हूं कि नेशनल पेमेंट गेटवे का हिस्सा इन सभी संस्थाओं को निर्माण हम उपलब्ध करा दें। यदि हम ये करते हैं तो मैं मानता हूं कि फाइनेंशियल स्टेप लेने के लिए इट विल बी द सेकंड मेजर बिग बूस्ट। जनधन में करोड़ों अकाउंट ओपन होने के पश्चात भी there are still about 45 to 50 crore of our population which has to be actively engaged in the financial sector। उनके अकाउंट्स वहां आना, उसका उपयोग सब लोगों ने करना, और इस दृष्टि से कोऑपरेटिव सेक्टर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और हम सहकार भारती की ओर से पहल करेंगे। हम सभी टेक्नोक्रेट्स जो लॉ फ्रेम करते हैं उनसे और सहकारिता की जानकारी रखने वालों की एक अच्छी कमेटी बनाकर हम प्रयास करेंगे कि इन सभी संस्थाओं को नेशनल पेमेंट गेटवे का हिस्सा बनाएं, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े और सस्टेनेबल इक्विटेबल ग्रोथ अपने यहाँ संभव हो। दूसरा हिस्सा जो आप सबसे मैं सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले 25-30 वर्षों में दी इनकम लेवल हमारी जो ग्रामीण इलाकों में है और जिस प्रकार का इनकम है उसमें फंडामेंटल चेंज हो चुका है। नीति आयोग के पेपर में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये प्रकाशित किया है कि इन रूरल साइड the income from agriculture sector has now come down to only 35% and non-farm income has risen to 65%। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि नॉन फार्म सेक्टर का इनकम तो बढ़ते रहे, हमारे यहाँ सब प्रकार की सुविधाएं, सर्विसेज, जिस प्रकार की आवश्यकता है रूरल सेक्टर में वो तो बढ़ते रहे, बट एग्रीकल्चर का इनकम बढ़ने की दृष्टि से एग्रो प्रोसेसिंग के तरफ हम विशेष ध्यान दें। फूड एफपीओ जिसको हम कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, इनकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला अपने देश में करने की आवश्यकता है। तो प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग आज बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसी से वैल्यू एडिशन होगा, शेल्फ लाइफ बढ़ेगा और शेल्फ लाइफ बढ़ने के बाद रियलाइजेशन की वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली ग्रामीण इलाकों में इनकम लेवल्स बढ़ेंगे। हम सब प्रयास करें कि अपने अपने राज्यों में, अपने अपने गांवों में हम इस प्रकार की फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स का निर्माण करें और फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स करते समय हम आज जो योजना है उसमें थोड़ी परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं मानता हूं दिस अगेन has to be a two-tier system। कुछ गांव में in some villages the produce will be at a primary stage which can be accumulated and then taken to a bigger cooperative, bigger center for final processing, branding and marketing। इसी प्रकार local produce, local market and over a period of time मैं मानता हूं कि एक नेशनल ब्रांड, एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में ये हमारे प्रोडक्ट्स उभर कर आ सकते हैं। जब मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की 4K, वी आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है कि अनलाइक अमेरिका वी विल हैव टू हैव a different model in our country। We cannot be simply a consuming center कि हम प्रदेशों से, अलग अलग देशों से इंपोर्ट करें। हम प्रोड्यूस भी करें, कंज्यूम भी करें,
आवश्यकता है उस आइटम की इंपोर्ट भी करे, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट के तरफ हम सब लोगों को जाना होगा। तो इसमें एग्रीकल्चर और एग्रो इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा एक रोल होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इस दृष्टि से सहकार क्षेत्र बहुत बड़ा काम कर सकता है। तीसरा एरिया के बारे में मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि हम सब अर्बन एरियाज के तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देश में जब हम देखते हैं तब आज सब पूरे बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस, बहुत सारे लोग ये मार्केट की तरफ, इंडियन मार्केट की तरफ देख रहे हैं। ऐसे समय में मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की जो स्ट्रेंथ है उसको हम समझें। इंडिया's retail market is the sixth largest market in the world, और अपने देश की रिटेल मार्केट की स्पेशलिटी ये है कि 65% of this market is relating to grocery and day-to-day items which are substantially needed by our population. इस चीज को देखते हुए हम सब लोगों को in the interest of ensuring price stability, availability of our products and services, and to be a big balancing factor, हमारे यहाँ कंज्यूमर सर्विसेज हम कोऑपरेटिव्स के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में देने की आवश्यकता है। भारत की कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो है ऑलमोस्ट वीक, इन मेनी पार्ट्स इट इज नॉन एग्जिस्टेंट। तो मैं हमारे कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, कोऑपरेटिव सेक्टर के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन पीपल, हम सब लोगों को कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स में बहुत बड़ी मात्रा में एंटर करने की आवश्यकता है। अर्बन एरियाज में, whether it is metropolitan, tier 1, tier 2, tier 3 cities, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा एक काम कर सकता है। हमारे समाज के लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, उनके तरफ क्रेडिट बढ़ाना ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता हो चुकी है। एंड देयर इज, हम यदि ठीक से हमारी सिस्टम्स को ऑपरेट करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फाइन ट्यून करें, तो देयर इज बिग बिजनेस एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। इसके का ये 3 विषय हम आप सबके सामने मैं विशेष रखना चाहता था कि एक डिजिटलाइजेशन का पुश ग्रामीण इलाकों में दे, बहुत बड़ी मात्रा में पैक्स, मिल्क सोसाइटीज और क्रेडिट सोसाइटीज को फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने की दृष्टि से पेमेंट गेटवे के हिस्सा उनको बनाए। एग्रो प्रोसेसिंग के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ी मात्रा में हम निर्माण करें। पैक्स के बायलॉज में भी अमेंडमेंट करते हुए इनको प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में हम इवॉल्व कर सकते हैं। इट्स एन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हम लाभ सकते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दैट इज अल्टीमेटली द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉमन मैन, और उसको शक्ति देने के लिए, उसका जीवन सुसह्य करने के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स के लिए हम बहुत बड़ी हम पहल करें, इसकी आज आवश्यकता हूँ। आज के इस वेबिनार में मेरे विचार रखने के लिए मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सतीश जी आपके उद्बोधन के लिए। आपके पश्चात कीनोट एड्रेस के लिए मैं अभी आमंत्रित करता हूं श्रीमान सुरेश प्रभु जी को। श्री सुरेश प्रभु। नमस्कार। नमस्कार। और मैं ऋषि जी, आपको, सहकार भारती को, मेरे मित्र सतीश मराठी जी को, और मुझे मालूम नहीं कि अभी व्यवस्थित जी यहाँ पर पधारे हैं कि नहीं, क्योंकि उनको भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे विषय पर जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और साथ ही में आज के बदलते समय सहकारिता क्या योगदान दे सकती है, इसके ऊपर हमको कुछ सोचना है। मैं मानता हूँ एक बार
कि संगोष्ठी हुई ऐसी बात नहीं है, हम लोग हमेशा बार बार मिलते रहेंगे, इस बात को दोहराते रहेंगे और जब तक हमारा मकसद हासिल नहीं होता है तब तक हम उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। आज हम पूरे विश्व में यदि देखते हैं तो एक बात जरूर नजर आती है कि जो पुरानी बात थी, जिस तरह से हम हमारी जीवन को व्यतीत कर रहे थे, उसमें मूलगामी स्वरूप के परिवर्तन आए हैं। हमारे मराठी में एक बहुत बड़े कवि ने कहा था, जुने जाऊ द्या मरना लागू। जो पुरानी बात है उसको भूल के नई युग की शुरुआत करते हैं। तो वैसे तो ये प्रकृति का नियम ही रहा है, हमारा ना तो शरीर कायम रहता है, ना तो जो हम देखते हैं इसको हम मानते हैं कि पूरी मात्रा में निरंतर चलती रहेंगे, ऐसी बात तो कभी होती नहीं। बदलाव जीवन का स्थायी भाव है और इसलिए किस तरह से बदलाव में हम सहकारिता को उसके साथ जोड़ सकते हैं, हम सोचेंगे तो आज आप पूरे विश्व में भी देखते हैं। और मैं नहीं कहूँगा कि इसकी शुरुआत सिर्फ कल से हुई है या कोरोना के बाद में हुई है, इसकी शुरुआत शायद काफी लंबे समय से हो रही थी, उसका एहसास हमें आज बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि यदि कोई आदमी का भी मृत्यु होता है तो शायद मृत्यु जब डेथ सर्टिफिकेट मिलता है तो हम कहते हैं वो अभी शरीर में नहीं रहा, लेकिन उसकी शुरुआत तो काफी समय से होती है। हार्ट अटैक एक दिन आता है, लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम बहुत शुरू से चलता होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमारी पूरी विश्व की व्यवस्था है वो भी किसी तरह से ठीक नहीं चल रही थी। पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में आर्थिक वृद्धि तो हुई, लेकिन साथ साथ में लोगों के जीवन में भी आनंद नहीं मिला। हमने ये भी देखा है कि इनइक्वालिटीज बड़ी मात्रा में बढ़ गई। अमीर, ये तो हमें हमेशा आप सुनते आए, हम जब से मैं स्कूल में था तब से अमीर अमीर बन रहे, गरीब गरीब बन रहे, लेकिन ये सही माने में हमने पिछले कुछ दशकों में पूरे विश्व में भी देखा। दूसरी बात, हम लोगों ने सोचा था कि शायद विश्व की सभी समस्या हल करने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि सभी काम सरकार करे, जो आज भी नॉर्थ कोरिया में शायद इस बात के लिए लोग समझ के चलते हैं कि शायद सरकार सब कुछ कर सकती है, लोगों की समस्या हल कर सकती है। इसमें सबसे पहला एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुआ जब यूएसएसआर, इतने बड़े विश्व की बहुत बड़ी सुपर पावर, वो अपने आप में पूरी मात्रा में गड़बड़ा गई, इट कोलैप्स्ड। और उसके कारण भी यही था कि उन्होंने भी यही सोचा था कि सरकार सब कर सकती है, स्टेट कैन हैंडल ऑल प्रॉब्लम्स। साथ ही में और एक संजोग की बात है कि उसी समय 1991 में जब यूएसएसआर भी कोलैप्स हुआ, हम लोगों ने भी हमारे पास एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। नरसिंह राव जी, मनमोहन सिंह जी उसके सूत्रधार रहे, और उस समय से हमने सोच के चले थे कि भारत में, और उससे पहले अमेरिका में और यूरोप में भी ये सोच के चल रहे थे कि मार्केट्स कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। तो एक विचार ये था कि सरकार सब कुछ कर सकती है, सरकार सभी समस्याओं का हल सरकार के पास है। और दूसरी एक विचारधारा थी कि हम मार्केट के आधार पर कोई भी समस्या को हल कर सकते हैं। मैंने कहा कि कुछ समय से हम इस बात को देख रहे कि विश्व की अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारी कठिनाइयां उपस्थित हुए। उसका ये कारण यही है कि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज अलोन कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। और आज हमने देखा भी है, और हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट मार्केट फेल्यूर। तो मार्केट के ऊपर सब छोड़ देंगे तो मुझे लगता है और सारी समस्या भी उपस्थित हो सकती है। और जिसका जिक्र मैंने किया कि सबसे ज्यादा इनकम इक्वालिटी जो बढ़ी, उसका भी कारण यही रहा कि हमने मार्केट के ऊपर सब छोड़ दिया और हमें सोचा मार्केट सब समस्या हल कर सकती है। आज दोनों विचारधारा स्वीकृत करने के लिए आम आदमी तैयार नहीं है, ना इस बात को मानने के लिए तैयार है कि सरकार सब काम करे, क्योंकि उसकी भी कमियां हमने देखी है।
और इस बात को भी हमने अस्वीकृत कर दिया है कि सब मार्केट पे छोड़ के कुछ हो सकता है। आज अमेरिका ने पहले ही $3.5 ट्रिलियन हमारी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा पैकेज लोगों के सामने रखा है, और अभी डेमोक्रेटिक पार्टी वहां की वो कोशिश कर रही है कि और $3 ट्रिलियन हमारी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा एक नया पैकेज लाया जाए। उसका मतलब यही हुआ कि मार्केट के ऊपर छोड़ नहीं सकते, कुछ इंटरवेंशन सरकार को भी करना। और सरकार इंटरवेंशन करती है तो क्या होता है, टैक्स पेयर मनी को उसमें लाना होता है। उसके भी बहुत बड़े विपरीत परिणाम आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और इसलिए ये हमको सोचना है, क्या और कोई थर्ड मॉडल हो सकता है क्या, कि जिसमें पूरी मात्रा में सरकार अपना काम ना करे और दूसरी मात्रा में सब मार्केट के ऊपर ना छोड़ दे। तो ये मॉडल है हमारा सहकारिता का, जहां पर हम सरकार की मदद तो लेंगे, लेकिन सरकार और सहकार इसमें जो अंतर है उसको भी ध्यान में रखेंगे। सरकार सहकार नहीं चलाएगा, लेकिन सहकार करते समय सरकार की मदद आवश्यक है और जरूर लेनी चाहिए। साथ ही में हम मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। मार्केट का मतलब ये हुआ कि आपके किस्से में कुछ पैसे है तो ही आप मार्केट में आइए, हम इसको नहीं मानेंगे। हम सोचेंगे किस तरह से जिसको जरूरत है, जिसकी जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए, जो कमजोर है उसको मजबूत करने के लिए, जो सहकारिता अपना काम कैसे कर सकती है। और इसलिए मुझे लगता है आज के दिन सबसे बड़ी एक ताकत खड़ी हो सकती है, द बिगेस्ट वॉइड दैट इज क्रिएटेड इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ टोटली रिजेक्शन ऑफ बोथ द मॉडल, स्टेट रन मॉडल और मार्केट ओरिएंटेड मॉडल। द कोऑपरेटिव्स कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। वो करने के लिए सतीश जी ने जो बात कही, इस तीनों बिंदुओं के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अभी आप सोचेंगे कि आत्मनिर्भर भारत, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थव्यवस्था के तौर से हम उसको एक तरह से देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अपने आर्थिक ताकत पे खड़े रहे। आत्मनिर्भर भारत की यह भी जरूरत होगी कि आत्मनिर्भर समाज किस तरह से तैयार किया जाए, और समाज और अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए आत्मनिर्भर भारत क्या कर सकता है। समाज को खड़े करने के लिए पहले तो लोगों को ऊपर लाना पड़ेगा। वो आत्मनिर्भर होंगे तो ही समाज आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि व्यक्ति और समाज का तो रिश्ता माँ और बच्चे जैसा ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को पीपल सेंट्रिक, लोगों को केंद्रित रखते हुए समाज को खड़ा किया जाए। वो काम सहकारिता ही कर सकती है, सहकारिता ही कर सकती है। मैं दोबारा उसको दोहराता हूं कि ये काम कोई ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता, ये काम सहकारिता आंदोलन ही कर सकती है। साथ साथ में अर्थव्यवस्था को भी आत्मनिर्भर करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी होगी, जिसका जिक्र अभी सतीश जी ने भी किया। आपने भी, जोशी जी, आपने भी शुरू में अपने विचार उसके संवाद में रखे। तो मैं मानता हूं कि सहकारिता समाज को खड़ा करते समय ही अर्थव्यवस्था से उसको जोड़ के भी काम कर सकती है। मुझे नहीं लगता और कोई दूसरा माध्यम है। जैसे कि आपने एक डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक है, वैसे तो बैंक है, वैसे देश में बहुत सारी बैंक है, लेकिन डोंबिवली सहकारी बैंक का काम क्या है कि बैंक तो चलाए, लेकिन साथ में जो हमारे डिपॉजिटर्स है, हमारे शेयर होल्डर्स है, उनको भी खड़ा करे। हमारे देश में जहां जहां भी सक्सेसफुल कोऑपरेटिव चले हैं, वो शुगर कोऑपरेटिव हो, यानी एग्रो प्रोसेसिंग में हो, कंज्यूमर मार्केटिंग में हो, बहुत सारे नहीं है लेकिन फिर भी है अपना बाजार जैसे, ऐसे लोगों को भी हम किस तरह से ज्यादा बल देकर खड़े कर सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक विश्व में आने वाला बदलाव, और हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि आत्मनिर्भर भारत की बात, दोनों के लिए मुझे लगता है कि आज सहकारिता क्षेत्र ही ये जिम्मेदारी निभा सकता है और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। और दूसरा उसका एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि सरकार जो काम करती है, जैसे मैंने कहा स्टेट सेंट्रिक एक्टिविटी, उसकी कॉस्ट क्या होती है, वो सरकार चलाने के लिए कितने बड़े पैसा लगता है, कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आज देश के बहुत सारे राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कभी कभी जो राज्य अपना इनकम कमाता है उससे भी ज्यादा है। यानी आप इनकम, लोगों को टैक्स से जो पैसा लेते हैं, वो पैसा सिर्फ लोगों की सैलरी देने के लिए जाता है।
एंड एवरी कॉस्ट ऑफ एडमिशन इज सो हाई, हाउ आर यू गोइंग टू बेनिफिट द पीपल? तो इसलिए सहकारिता का एडवांटेज यह है कि हम जो मॉडल खड़ा करते हैं और करेंगे और अच्छा मॉडल करेंगे, जो कमियां उसको दूर करेंगे। मेरा यह दावा है कि सहकारिता एक अच्छा मॉडल खड़ा कर सकती है, लेकिन वो करते समय उसका कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी एज हाई बिकॉज इट इज ड्रिवन बाय पीपल देमसेल्फ फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। आपका बेनिफिट, मेरा बेनिफिट, हम साथ मिलकर संस्था चला रहे। तो इसलिए मुझे लगता है ये हमारे आने वाले दिनों में ये काम हमें करना पड़ेगा। साथ ही में हमने कहा है कि किस तरह से, जो सतीश जी ने बात कही, रूरल इकोनॉमी को किस तरह से उभारी लाए। यदि रूरल इकोनॉमी ठीक चलती है तो परचेसिंग पावर भी आएगी, लोगों के पास क्रय शक्ति होगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट ओरिएंटेड जो बात चलती है उसके भी और भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन रूरल इकोनॉमी को आने के लिए लोकल लेवल पे हमें काम करना होगा। सतीश जी ने बिल्कुल अच्छी तरह से कहा कि फार्म इनकम, नॉन फार्म इनकम में किस तरह से बदलाव आए। ये कहने के लिए दुर्भाग्य की बात है, अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। किस नजरिया से हम देखते हैं उसके ऊपर वो तय करता है। हमारे पिछले 60 सालों में, 65 सालों में हमारा जीडीपी का शेयर एग्रीकल्चर का 45 से घटकर 14% तक आया, और जब वो 40% से ऊपर था तब जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करते थे उनकी संख्या आज के तुलना में देखेंगे तो आधे से भी कम है। यानी आज गरीबी का कारण यह है कि बहुत सारा छोटा सा इनकम बहुत ज्यादा लोग उसमें लेना चाह रहे, और इसके लिए गरीबी का कारण है। तो हमको रूरल इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एग्रीकल्चर को ठीक करना होगा। वो करने का काम भी सहकारिता क्षेत्र कर सकता है। अभी अब कैसा मॉडल बने, क्या बने, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी एक बात है, सहकारिता में जो कमी है उसकी बात कर रहा हूं। एक बात यह है कि सहकारिता क्षेत्र में मैनेजमेंट और ओनरशिप थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। सहकारिता क्षेत्र के मालिक कौन है? जो सदस्य है, सभासद है, वही मालिक है। लेकिन चलाने के लिए अच्छे लोगों को भी लाने की जरूरत है। हमारे पास 2-3 मॉडल है। एक तो हमारा अमूल का मॉडल। हम इस बात के लिए हमें बहुत ही अभिमान भी होना चाहिए कि हमारे पूरे देश में ही नहीं तो आज विश्व में भी अमूल की चर्चा की जाती है। उसकी स्थापना तो वैसे सरदार पटेल जी के प्रेरणा से हुई थी, लेकिन उसके बहुत लंबे समय तक रहे अध्यक्ष त्रिभुवन दास पटेल जी, इन्होंने ये बात को सोचा कि खैरा डिस्ट्रिक्ट के मालिक तो वहां खैरा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले किसान ही है, लेकिन उस डेयरी को चलाने के लिए पूरी मात्रा में उसका सप्लाई चेन क्रिएट करने के लिए उन्होंने डॉक्टर कुरियन साहब को बुलाया। डॉक्टर कुरियन was managing it, whereas it was owned by the farmers. यहां भी आप देखेंगे तो अवस्थी जी अभी आए कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये भी एक अच्छा मॉडल है कि इतने बड़ी मात्रा में कोऑपरेटिव उसको ओन करे, लेकिन डॉक्टर अवस्थी एज अ मैनेजमेंट इज रनिंग इट वेरी सक्सेसफुली। महाराष्ट्र में अभी उदय जी, आप तो महाराष्ट्र में ही रहते हैं, मैं भी महाराष्ट्र से, मेरी जन्म अभी सतीश जी भी वहां के। वैसे महाराष्ट्र में ही सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि वो तो एक यूनाइटेड समय स्टेट था। गुजरात भी महाराष्ट्र का हिस्सा था, मुंबई प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु का भी कुछ हिस्सा था, वो तो पूरी मात्रा में बना। लेकिन महाराष्ट्र की सबसे पहली शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री जो बनी, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, विखे पाटिल जी ने बनाई। लेकिन विखे पाटिल जी ने उसको चलाया, लेकिन उसके लिए प्रेरणा कहां से मिली? वो थे हमारे धनंजय राव गाडगिल जी और हमारे वैकुंठ भाई मेहता जी। ये भी एक मॉडल था, दोनों ने मिलकर काम चलाया। मुझे लगता है आज भी हमें सहकारिता क्षेत्र में इसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट किस तरह से लाए, इसके लिए भी सोचने की जरूरत है। आज हमको इस बात के लिए अभिमान होना चाहिए कि विश्व में यदि हम देखते हैं तो क्या स्थिति लगती है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ लोग कहेंगे कि कोऑपरेटिव वाले क्या करते, कुछ नहीं करते। ये सोचने वाले कुछ ब्यूरोक्रेट आज देश में है, उनके साथ हम काफी समय से हम लड़ भी रहे। सतीश जी को भी पता है कि हमने उसके लिए एक पार्लियामेंट्री फोरम भी मैंने बनाया था। लेकिन आज पूरे विश्व में कोऑपरेटिव्स कितने असेट्स को मैनेज करते हैं? $20 ट्रिलियन। $20 ट्रिलियन इज असेट वैल्यू of the global cooperatives.
और ये यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स की अर्थव्यवस्था से करीबन 3-4 ट्रिलियन कम, यानी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी जो जीडीपी है उसकी ऑलमोस्ट असेट साइज आज कोऑपरेटिव के पास है $3 ट्रिलियन, यानी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा आज कोऑपरेटिव का टर्नओवर है। यानी यदि आज कोऑपरेटिव में इतनी ताकत नहीं होती तो कोऑपरेटिव विश्व में इस तरह से काम कैसे कर पाती। तो इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में हमें इस काम कर सकते हैं। वो करने के लिए मुझे लगता है कुछ बदलाव भी लाने पड़ेंगे, जिसमें खास करके कानून में भी बदलाव लाने पड़ेंगे। आपने शुरू में बात कही कि सहकार भारती की स्थापना कैसे हुई, उसकी प्रेरणा कहां से मिली। हमारे इनामदार साहब ने एक बात कही थी जिसका जिक्र आपने भी किया, उसको भी आपने दोहराया। बिना सहकार नहीं उद्धारे हम कहते आए थे। उन्होंने कहा तो सही है, लेकिन संस्कार भी होना चाहिए। ये संस्कार जब तक नहीं होगा तब तक समाज भी नहीं बनेगा और सहकारिता भी नहीं बनेगी। और आज मार्केट फेलियर जो हम देखते हैं उसमें संस्कार की कमी होने के कारण देखते हैं। तो सहकारिता में संस्कार लाना होगा, कानून में जो बदलाव लाने पड़ेंगे उसमें मुझे लगता है कि बदलाव लाने के समय हमें कोऑपरेटिव कल्चर लाना पड़ेगा। और जो कानून है वो मुझे लगता है आज सहकारिता की तरफ जो ब्यूरोक्रेट्स का देखना है वो ये है कि कोऑपरेटिव में एक संस्था है कोऑपरेटिव, वो नहीं है। वो दैट इज द बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द सोल ऑफ कोऑपरेटिव। और सोल ऑफ कोऑपरेटिव जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें जो भावना से हम काम करना चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और सोल ऑफ कोऑपरेटिव लाने के लिए हमें काम करना होगा। मुझे याद आ रहा है उदय जी, जो हमने उदय जी आपसे एक पुरानी बात याद आ रही है। जब मैं सारस्वत बैंक का अध्यक्ष था, यानी मैं था कुछ 31-32 साल की उम्र में, तो एक बात मैंने कही थी उस समय, अभी याद आ गई, कि कानून क्या होता है, कि समझो वॉलेंट्री एक्ट और कानून में बदलाव क्या है, फर्क क्या है। जैसे कि आज हम कोऑपरेटिव में क्यों आते, क्योंकि हमें काम करना है इसीलिए। फिर कानून कहता है कि आप ऐसे ही काम नहीं कर सकते, आपको संस्था बनानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, इसके हम उनके पास जाते हैं। वैसे डॉक्टर कुरियन साहब का उसी व्यवस्था से झगड़ा काफी समय से चला। हम सब के चलते हैं, क्या देखिए हमारी बात हमारे से चलती है फ्यूनरल। तो मैंने उस बात कही थी कि समझो फ्यूनरल क्या है, वॉलेंट्री एक्ट है। हमें पता चलता है किसका देहांत हुआ तो हम दौड़ के जाते हैं। लेकिन यदि हम फ्यूनरल कानून बनाएंगे तो क्या करेंगे कि फ्यूनरल जब तक नहीं हो सकता जब तक 50 आदमी ना आए, और वो 50 आदमी में कम से कम 10 आदमी वैसे हो जिन्होंने पहले 10 फ्यूनरल को अटेंड किया हो। ऐसे लोग हो कि जिन्होंने 25 आदमी ऐसे हो कि जिन्होंने कभी फ्यूनरल अटेंड ही नहीं किया हो। कम से कम 10 महिलाएं होनी चाहिए, 25 ऐसे आदमी हो जिनका उत्पन्न इतनी सीमा से नीचे होना चाहिए। क्या इस तरह से कानून बन सकता है? कानून किसी नहीं बन सकता क्योंकि ये वॉलेंट्री एक्ट है। कोऑपरेटिव इज ऑल्सो वॉलेंट्री एक्ट। और इसलिए महात्मा गांधी जी, हम इस बात को हमेशा याद रखना जरूरी है कि जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्रता के बड़े दो सेनानी महात्मा गांधी जी भी थे, सरदार पटेल जी भी थे। सरदार पटेल जी ने तो अमूल को जन्म देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वैसे उस समय उसका नाम अमूल नहीं था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन उसी समय से महात्मा जी ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया। जब महात्मा गांधी जी को स्वतंत्रता की प्रेरणा कहां से मिली, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, वहां पर उन्होंने 2 प्रयोग किए थे। फिनिक्स में भी किए थे और लैंडले में भी किए थे कि कोऑपरेटिव के माध्यम से बदलाव किस तरह से लाया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है आज कानून जो बने वो सहकारिता की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ न करे। Voluntarism should not be affected by the laws that we make. And if we do that, we make cooperative strong, I am very sure we can change social transformation in India, not just economic transformation. आत्मनिर्भर भारत में समाज और अर्थव्यवस्था दोनों में बदलाव लाने की जरूरत है, और दोनों का साथ में यही हो सकता है यदि इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर बनी हुई कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन whose basic purpose is to transform the society, empower the people, and that it can really bring about the total change. वो करने के लिए आज की जो नवी अर्थव्यवस्था है, नई प्रणाली है, डिजिटल इकोनॉमी है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। सतीश जी ने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव की बात की, पैक्स की बात की। मुझे लगता है सतीश जी और उदय जी हमें सबको मिलके वो पहले प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव को पूरी मात्रा में ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट grassroots level organization. There are more new organizations which have been created in the last few years.
few decades is self help groups. उनको भी कोऑपरेटिव में किस तरह से सम्मिलित किया जाए उसके ऊपर सोचना होगा। ये अलग अलग बिंदुओं के ऊपर ध्यान देते हुए मुझे लगता है एक नई सहकारिता का विचार, न्यू कोऑपरेटिव थॉट, जो हमारे एथॉस के साथ जुड़ा हो, हमारी संस्कृति के उसका रिश्ता बहुत गहरा हो, साथ ही में आज की आधुनिक व्यवस्था के साथ उसको मिलाप हो, इस तरह का एक नया विचार हमें लोगों के सामने रखना होगा। और मुझे लगता है सहकार भारती और हम सब कार्यकर्ता मिलकर उस पर काम करना आवश्यक है और हम करेंगे ऐसा विश्वास रखता हूं। लेकिन आज एक आखिरी बात ये कहूंगा, आज पूरे विश्व में जो बदलाव आ रहा है उसमें सहकारिता एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं यदि एक मॉडर्न कोऑपरेटिव, वेल मैनेज कोऑपरेटिव्स, functionally very active cooperatives using modern technology without compromising on the basic thought process of the cooperative, if it is created, will be able to succeed in fighting post lockdown world. Today cooperatives are in lockdown, not the society is in lockdown, and they have not been locked down for the last 40-50 days. Cooperatives have been locked down for decades in India because they were not allowed to use their true potential. Their ability was not allowed to flourish. If we can do that today, I am sure we'll be able to match. को बता दो राजकुमार, So thank you very तरुण को much. बता दो। और मैं दोबारा आप सबको धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में हम सब लोग हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधा जोड़ के सहकारिता क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पर ले चलेंगे। लेकिन वो सहकारिता क्षेत्र की सफलता नहीं होगी क्यों हम ऊंचाई तक पहुंच गए। ये सफलता यदि ये होगी जब सहकारिता क्षेत्र जिन लोगों के लिए काम करना चाहता है उनके जिंदगी में बदलाव है वो लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सहकार। डॉक्टर यूएस अवस्थी जी भी अपने ये वेबिनार में अभी ज्वाइन हुए हैं। मैं डॉक्टर अवस्थी जी से प्रार्थना करता हूं कि इस वेबिनार में कृपया हम सबको पाथेय प्रदान करें, वैलिडिक्टरी एड्रेस के रूप में, समापन भाषण के रूप में। डॉक्टर अवस्थी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आदरणीय प्रभु जी, सतीश मराठे जी, मेरा सारे सहकार भारती के साथी सहकार भारती के जितने हमारे मेंबर हैं, कोऑपरेटिव के जितने भी उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। मैं टेक्निकल कारणों से नहीं ज्वाइन कर पा रहा था, बहुत समस्याएं थी इस वेबिनार में ज्वाइन करने में। मुझे उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी में हम इसको फिर से एक बार थोड़ा सा स्मूथन करेंगे। ये जैसी वेबिनार्स हैं इनमें किस तरीके से स्मूथलेस हम लोग कर सकें। कल हमने रात को आईसीए से भी ज्वाइन किया था, उसमें भी कोई समस्या नहीं आई थी। रोज ही हम लोग जूम का इस्तेमाल करते हैं, समस्या नहीं आई थी। पर आई डोंट नो आपके सिस्टम में क्या था आज, कि वो लगातार मुझसे कह रहे थे कि आप अपने इंफॉर्मेशन शेयर करिए, और जो ये जूम से आ रहा था। और जूम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हमको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आप लोगों को शायद ये पता हो कि जूम जो है इसके ओनरशिप चाइना के पास है, और इसलिए इसका पूरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। हम लोगों ने एक बहुत ही सिस्टम इसमें बनाया विद इन द जूम, जिसमें कि इंफॉर्मेशन कहीं भी जा नहीं सकती। हम लोग वो क्रिएट करते हैं पर उसमें कभी भी किसी से इंफॉर्मेशन लेते नहीं हैं। तो ये एक कोऑपरेटिव में एक आई वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग दिस कि कोऑपरेटिव में ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की, और जो बेस्ट पॉसिबल सिस्टम है उनको हम आपस में एक दूसरे से शेयर करके और उसका इस्तेमाल करें। इफ़को इसके लिए सदैव तैयार है, और सदैव हम चाहते हैं कि हम लोग जो भी हमारे सिस्टम्स हों वो बहुत ही सही हों, और वो ऐसे सिस्टम हों कि वो कोऑपरेटिव के भी हित में हो और कोऑपरेटिव मेंबर्स के भी हित में हो। और ये कोऑपरेटिव ने अपनी पूरी भूमिका
हर समय देश में, देश के उत्थान में सदैव अपनी पूरी पूरी भूमिका निभाई है। चाहे वो कोई भी कैंपेन रहा हो, चाहे स्वच्छ भारत का कैंपेन रहा हो, चाहे मेड इन इंडिया कैंपेन रहा हो, चाहे मानिए कोविड की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, तो हर जगह गांव गांव में जाकर के जिस तरीके से इफको ने या बाकी जो कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया है, मैं इफको की तरफ से ही बताना चाहूंगा कि 5,50,000 से अधिक किसानों को और कोऑपरेटिव मेंबर्स को हम लोगों ने पूरी पूरी उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, उनको सारे सारे सामान मुहैया कराए, चाहे वो सैनिटाइजर्स रहे हों, चाहे वो सोप्स रहे हों, चाहे वो विटामिन सी टैबलेट्स रहे हों, चाहे उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अरेंजमेंट किया गया हो। और हम लोगों ने मोर देन 1.5 मिलियन मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए सब जगह के, और लोगों को अवेयरनेस कराई, सोशल डिस्टेंसिंग की अवेयरनेस कराई। रिमोटेस्ट प्लेसेस में जहां हमारी सोसाइटियां है, वहां भी उन सब लोगों के पास हम लोगों ने सब सामान पहुंचाया और इस बात का ख्याल रखा कि इसमें किस तरीके से हम लोग देश हित में और प्राइम मिनिस्टर का जो 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 संदेश था उसको किस तरीके से सबके पास पहुंचाया जाए और सबको उसमें अवेयरनेस किया जाए। जहां तक प्लांट्स का सवाल है, प्लांट में भी हम लोगों ने पूरा का पूरा इस चीज को ख्याल रखा कि जितने लोग हैं उन सबको रहने की व्यवस्था की गई, उनके खाने की व्यवस्था की गई, उनके लिए इम्यूनिटी की व्यवस्था की गई, उनका परिवार को किस तरह ध्यान में रखा जाए इसको किया गया। ये सब भी अरेंजमेंट किए गए ताकि हम लोग कहीं भी डिस्ट्रप्शन न कर सके। जैसा कि आप जानते हैं, कोऑपरेटिव में भी एक भी दिन कोऑपरेटिव्स की फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई, और जो प्रोडक्शन था वो भी जो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन था उससे ज्यादा प्रोडक्शन किया गया और ज्यादा सपोर्ट की गई। ऐसे इंश्योरेंस भी जो हमारी है, उसमें भी इंश्योरेंस में भी एक भी दिन इंश्योरेंस हम लोगों ने बंद नहीं किया। इंश्योरेंस की कंपनी चाहे होम से काम किया हो, चाहे जिस कंडीशन में काम किया हो, लेकिन किया। और कल मैं आईसीयू कह रहा था कि हमारे 4 करोड़ मेंबर हैं, किसान जो हमारे मेंबर हैं, 36,000 सोसाइटियां हैं, हमारे पूरे देश भर में जितने कोऑपरेटिव हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, एक भी केस कोविड का नहीं हुआ है जिस तरीके से हम लोगों ने कोशिश की है। तो हम लोगों ने अपनी भूमिका में जो हम लोगों का जितना भी योगदान हो सकता है, पूरा पूरा योगदान हम लोगों ने किया है और आगे भी हम लोग करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों का एक, ये हम लोगों की डीएनए है, ये हम लोगों की आत्मा है। कोऑपरेटिव जो है वो हमारी आत्मा है, हमारा ये व्यवसाय नहीं है। और वहीं पर डिफरेंस हो जाता है कोऑपरेटिव का और कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट हरदम व्यवसाय के रूप में देखेगा, लेकिन कोऑपरेटिव हरदम इस रूप में देखेगा कि हमारी सर्विस क्या है मेंबर के लिए। और इसलिए इसकी जो है ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और सुरेश प्रभु साहब ने भी इस बात पर जोर दिया, मराठे साहब भी इस बात को बोलते हैं, और लगातार यही बात हम लोग कहते हैं कि हमारी जो काम करने की शैली है वो शैली कॉर्पोरेट की शैली से भिन्न है। और इसलिए शायद हम लोगों को वो स्थान नहीं मिल पाता जो कि हमें मिलना चाहिए। हमें हमें ये नहीं कि हमें कुछ चाहिए सरकार से, लेकिन हमारी इतनी अपील जरूर है कि हमें शायद सरकार भूल गई है, क्योंकि हमने रियलाइज किया कि चाहे वो इनकम टैक्स के एक्ट रहे हों, कोऑपरेटिव को हम कॉर्पोरेट बॉडी नहीं मानते। ये विषय कई दफे आ चुका है। हालांकि कोऑपरेटिव लॉ में कहा गया है कि कोऑपरेटिव्स आर कॉर्पोरेट बॉडी, लेकिन ना तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मांगता है, ना उसको भारत सरकार किसी अपने सिस्टम में मानती है कि कोऑपरेटिव इज अ कॉर्पोरेट बॉडी। तो इसलिए हम लोगों के पास जब भी कोई भी पैकेज आता है, कहीं से भी कोई चीज आती है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई हो, तो उसमें हरदम कोऑपरेटिव छूट जाता है। ये मैं शिकायत के तौर पर नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं शायद देश में इस बात की कुछ इस तरीके से पैदा हो गया है कि कोऑपरेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। और इसको, जबकि कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा रोल है और कोऑपरेटिव सबसे अधिक जो है, सबसे बड़ी रीच के साथ देश में कोई भी काम कर सकता है, मेरा ये मानना है। तो मैंने ध्यान दिया
कि कल का जो पैकेज में बात हुई, एनबीएफसी की बात हुई, लेकिन हमारे कोऑपरेटिव में भी क्रेडिट सोसाइटीज हैं, उनका काम क्या एनबीएफसी से कम है? मैं कुछ सवाल आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और वो सवाल इसलिए रख रहा हूं कि मुझे इस बात का खेद है कि हमारी कोऑपरेटिव को कंप्लीटली नजरअंदाज किया गया है। कहीं न कहीं पर ये बात अवश्य है कि शायद हमारे रोल को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, या हमारे रोल को ये नहीं समझा जा रहा है कि हम इस बात के लिए सक्षम हैं कि हम अपना रोल कर सकें। तो मैं आप लोगों के सामने सवाल उठाता हूं कि जब एनबीएफसी की बात होती, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो क्या हमारी क्रेडिट सोसाइटीज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जैसा काम नहीं करती हैं? उससे मैं समझता हूं उससे अच्छा काम करती हैं। तो जब इसकी बात हुई तो हमें क्या उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी जोड़ना चाहिए था, मैं ऐसा समझता हूँ। दूसरा है, जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो हमारी कितनी सोसाइटी हैं जो कि एमएसएमई के रूप में ही काम करती हैं। चाहे आप छोटी सी सोसाइटी ले लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे वो बुनकर का काम करते हो, चाहे वो आप मान लीजिए कि आपकी एक छोटी सी ऑयल मिल है सोसाइटी की, चाहे उसका काम करते हो, तो क्या वो एमएसएमई में नहीं आते? लेकिन कल के अनाउंसमेंट में कहीं भी ये नहीं आया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एमएसएमई में इंक्लूडेड है। ये एक सवाल है। फिर है हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। हमने स्मॉल बैंक्स की बात की, हमने पेमेंट बैंक्स की बात की, पर हमने कहीं भी कोऑपरेटिव बैंक्स की बात नहीं की। क्या उनके मेंबर्स को और उनके लोगों को इस किसी भी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है? हमें इस बात को सोचना है। कहीं पर भी ये बात नहीं आई है कि कोऑपरेटिव का भी कोई रोल है। और एक ऐसा सवाल है जो कि मैं समझता हूँ आज ये अपॉर्चुनिटी है जब आप सब लोग यहाँ हैं कि इस सवाल पर हमें मंथन करना आवश्यक है। हम खाली ये कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो सब तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी भी कहीं पर हमारी भी आवाज होनी चाहिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं। और इससे हमें भी कहीं न कहीं किसी न किसी कंधे की या किसी न किसी सहारे की आवश्यकता है। हो सकता है कुछ सोसाइटियां ऐसी हों जिनको ये कोई आवश्यकता न हो, लेकिन बहुत सी हमारी सोसाइटियां हैं जिनको इस बात की आवश्यकता है कि उनको भी सहारे की जरूरत है इस समय, जबकि इतनी बड़ी क्राइसिस आई है। और इतनी बड़ी क्राइसिस के बाद भी हमें बता दें कि जब ये क्राइसिस चल रही थी तो भी जितनी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उन्होंने इस लॉकडाउन में भी एक भी दिन अपनी सोसाइटी बंद नहीं की। सारी सोसाइटियां सब रिस्क के साथ काम कर रही थी, पर सरकार के जितने भी नियम थे उन सब नियमों को पालन करते हुए भी काम कर रही थी। तो मैं आज एक बड़ा सुझाव देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये आपने शायद ये वेबिनार इसके लिए नहीं किया होगा, और मुझे अफसोस है कि मुझे प्रभु साहब का पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर सुनने का मौका नहीं मिल पाया। पर मेरा एक सुझाव है कि हमें लगता है कि हमारी आवाज दब गई है, या जो आवाज उठाने वाले हैं वो शायद आवाज उठाने नहीं चाहते हैं, या वो आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है। तो मेरा एक सुझाव है कि हम एक सुपर कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म बनाएं। उसको आप सुपर कोऑपरेटिव वॉइस भी बोल सकते हैं, आप जो बोलना चाहें उसको बोलें। और उसमें मेरा सुझाव है कि सुरेश प्रभु साहब शुड बी अवर मेन स्पोक्समैन, एंड it should have member like सतीश मराठे जी, चंदपाल सिंह यादव जी, दिलीप संघानी जी,
ज्योतिन भाई मेहता जी एंड उदय जोशी शुड बी कोऑर्डिनेटर। और उसमें चूंकि सुरेश प्रभु साहब दिल्ली में हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सारे सारे कोऑपरेटिव की ये जो दुख है हम लोगों का, ये जो हमको इग्नोर किया जा रहा है, इसका जो हमें अफसोस है, इसको सुरेश प्रभु साहब को, यदि आप सब इस बात के लिए एग्री करते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आवश्यक है, तो मैं समझता हूं इसकी अब आवश्यकता है कि हम अपनी भी प्रेजेंस कहीं ना कहीं जरूर, जो भी गवर्नमेंट के जो भी सिस्टम है उसमें हमें अपनी ये आवाज़ जरूर रखनी पड़ेगी कि हम लोगों के भी बहुत बड़े योगदान हो रहे हैं, हम लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, पर शायद वो उसकी आवाज़ हमारी आपके दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में कोऑपरेटिव्स ने, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक्स रही हो, चाहे वो कोऑपरेटिव एजुकेशन रही हो, चाहे वो जितने भी इसेंशियल सर्विसेज में कोऑपरेटिव रही हैं, और सबसे अधिक एसेंशियल सर्विसेज में कोऑपरेटिव ही हैं, उन्होंने अपना रोल पूरा अच्छी तरह से अदा किया है। हमारे और इफ्को के, क्रिप्को के सारे प्लान लगातार चलते रहे हैं। फिजिकल वर्क प्लान का भी हम लोगों ने ख्याल रखा है, और लगातार हम लोग नया नया इन्वेंशन कर रहे हैं। चाहे वो यूरिया के रिप्लेसमेंट में हमने नैनो नाइट्रोजन का इन्वेंशन किया है, जिसको कि हमने इंडिया में ही उसको किया है। ये नहीं कि उसके लिए हम बाहर से टेक्नोलॉजी लाए हैं, हमने अपने इंडिया में ही उस प्रोडक्ट को बनाया है, और वर्ल्ड वाइड जो लाइसेंस लिया है वो इंडिया के नाम पे ही लिया है। वो हमारा प्रोडक्ट है जिसमें 1 बॉटल ऑफ नैनो नाइट्रोजन विल रिप्लेस 1 बैग ऑफ यूरिया। तो यदि आज आप मान लिए 80 लाख टन, 1 करोड़ टन यूरिया का इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर सकते हैं। यह हम लोगों ने निर्माण किया है, देश की टेक्नोलॉजी है, देश का ही इन्वेंशन है, और देश में सारा का सारा मटेरियल बनेगा। ऑलरेडी कलोल में हम लोगों ने प्लांट बनाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि बहुत सी जगह हैं, चाहे हमारे मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो पूजा के स्थल हो, कहीं पर भी हम ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो इसलिए हम लोगों ने एक इन्वेंशन उसमें भी किया है कि नेम बेस्ड सैनिटाइजर बनाया है, उसका ही पेटेंट करा लिया गया है। और ये नीम बेस्ड सैनिटाइजर ऐसा है कि 99.99% जर्म्स को किल करता है। ये भी हम लोगों ने किया है, और इसकी भी फैक्ट्री हम लोग बहुत जल्दी लगाने जा रहे हैं कलोल में। ये सब इन्वेंशन जो है ये हमारे अपने हैं, अपने देश के हैं, अपने प्रोडक्ट के हैं। लोकल से ग्लोबल होने का इन्हीं ऐसे हैंगिंग फ्रूट हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी तरफ हम अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि कोऑपरेटिव इज ए लो हैंगिंग फ्रूट फॉर रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। हम इतना बड़ा जब पैकेज की बात कर रहे हैं, उसमें हमें ये देखना चाहिए कौन सी वो चीज है जो हमें सबसे पहले रिवाइवल की तरफ ले जा सकती है। जो कोऑपरेटिव की रीच है, आज इतने सारे लोग जो पलायन होके और अपने जगह पहुंच गए हैं, चाहे लोग महाराष्ट्र से चल के चाहे बिहार पहुंच गए हो, चाहे उड़ीसा पहुंच गए हो, चाहे मध्य प्रदेश पहुंच गए हो, चाहे उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं, ये लोग इतनी जल्दी वापस नहीं जाएंगे। और हम ये सोचते हैं कोरोना 2 साल के पहले इसकी कोई वैक्सीन आएगी, इसके के लिए कोई दवा आएगी, वो भी इम्पॉसिबल है। 2 साल के पहले नहीं आएगी। हमें इसके साथ रहना है, इससे डरना नहीं है, इससे हमें बच के रहना है, इससे हमें अपना ख्याल रख के रखना है, इससे हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा रामबाण है उसको फॉलो करना है। इसके साथ ही साथ हमें अपनी मास्क का इस्तेमाल करना है, जो प्रिकॉशंस है वो लेना है, लेकिन कोरोना से डरना नहीं है। इसी तरह ये लोग आ गए हैं, माइग्रेंट वर्कर गए हैं, तो ये सबसे बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी है कि हम एग्रीकल्चर के फील्ड में एक नया रिवोल्यूशन लेके आए, जो कि सबसे बड़े हैंगिंग फ्रूट जो है सबसे बड़ा देश का, वो ये है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो लोग गए हैं,
यही लोग तुरंत इस्तेमाल हो सकते हैं कि अच्छी तरीके से फसल का इस्तेमाल करें और अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर करें, और वहीं पर छोटे छोटे उद्योग स्थापित हों, और वो कोऑपरेटिव के माध्यम से ही वहां स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी कोऑपरेटिव वहां है। उस कोऑपरेटिव का इस्तेमाल हो सकता है, आज के दिन भी वहां हो सकता है। और ये हैंगिंग फ्रूट्स हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के सामने कुछ अपना जो सुझाव रखा है, उस पर आप लोग कृपया गंभीरता से विचार करें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी आवाज कहीं न कहीं जरूर दब गई है या खो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी बात सुनी। धन्यवाद।